नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें बल और गति के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है वो आए दिन यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम सभी में कहीं न कहीं ये जो कॉमन चैप्टर आने देखने को मिलता है। तो अपन करेंगे जो अध्याय का नाम है बल एवं गति। ठीक है? तो बल और गति पे आज चर्चा करते हैं। कंपटीशन में कैसे-कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। करते हैं शुरू। बल, जो बल है उसको सबसे पहले देखें कि बल होता क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गतिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है तथा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन या परिवर्तन का प्रयास करता है। एक्चुअल में बल होता क्या है उसको अपन समझते हैं कि किसी भी वस्तु में ये यहाँ पर रखी हुई है, इसको अपन धक्का देते हैं या धक्का देने में लगाई गई शक्ति है, उसी को अपन कहते हैं कि बल। एक प्रकार की ये शक्ति होती है, इसको अपन कहते हैं बल। अब बल के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, बल की इकाई क्या है, आगे अपन और इस पे देखते हैं। चूंकि बल एक प्रकार से एक परीक्षाओं में ये भी पूछते हैं कि बल अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो चूंकि बल में दिशा व परिणाम दोनों होते हैं, इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि, अतः बल एक सदिश राशि है। बल का मानक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बल सदिश राशि, एग्जाम में ये यहाँ से प्रश्न होता है कि बल कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब आगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में पूरा समझते हैं कि ये क्या है और परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न कैसे आता है। बल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है इम्बैलेंस फोर्स, असंतुलित बल और संतुलित बल। अब आगे और अपन चर्चा करते हैं कि इसमें क्या अलग है और इसमें क्या अलग है। संतुलित बल क्या होता है कि जिस बल में, संतुलित बल जो है वो क्या होता है कि संतुलित बल यदि किसी वस्तु पर लगाए जाने वाली सभी बलों का शून्य परिणाम शून्य मतलब उसमें किसी प्रकार का रिजल्ट ना आए, बल शून्य हो, तो इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। जिसमें सभी प्रकार के फोर्स लगाने के बाद उसका परिणाम कुछ ना निकलता हो। जैसे कि अपन यहाँ देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे होंगे बैलेंस फोर्स में एक रस्से को दो व्यक्ति लिए हुए हैं। अब एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, लेकिन इसका परिणाम शून्य निकल रहा है, ना तो इधर जा रहा है ना इधर। तो इस प्रकार के बल को हम कहते हैं संतुलित बल। आइए और आगे नेक्स्ट देखते हैं अब असंतुलित बल क्या होता है। असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणाम बल शून्य ना हो, उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। मतलब कहीं न कहीं, जैसे कि अगर इस रस्सी को खींच रहे हैं तो इधर दो है, इधर एक है, इसका मतलब इसका परिणाम होगा इधर जाना, मतलब कुछ न कुछ कार्य का हल निकलता है। इधर अपन देखते हैं कि कुछ भी यहाँ पर है कंटेंट, यहाँ पर तीन कैंडिडेट एक तरफ दो है, तो इस दिशा में हुआ कार्य असंतुलित बल की परिभाषा में जाता है। अब और आगे अपन बल पे चर्चा करते हैं। बल के और भी अन्य प्रकार हैं जिसको अपन देखते हैं। बल के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, मुख्यतः बल दो टाइप है, ससंजक बल और एक असंजक बल। ससंजक बल मतलब कॉन्टैक्ट बल, जो संपर्क में आता है। उसमें जो बल आता है वो आता है घर्षण बल।
फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल क्या होता है? यह एक प्रकार का नकारात्मक बल होता है जो किसी भी वस्तु की गति में अवरोध पैदा करता है। हर वस्तु पर मान के चलो ये है, इसके ऊपर रखा है तो इसकी गति में अवरोध करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, तो ये होता है घर्षण बल। गाड़ियां, वाहन जो चलते हैं तो ब्रेकिंग उसका यूज होता है, उसमें घर्षण बल के कारण ही रुकती। किसी पत्थर में या दीवार पर कील ठोकते हैं, तो कील ठोकते हैं तो वहां पर घर्षण बल के ही कारण वो उसका विरोध करती, हथौड़ी से मारते हैं तो वो नई आसानी जाती है। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति पर लगाया गया बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स। क्या होता है इसमें? मान के चलो कि अपनी ये जो पूरी पूरी धरती है, जिस पर कुछ लोग हम ऐसे रहते हैं। अब यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को तो नीचे गिर जाना चाहिए, या यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को तो बिल्कुल नीचे गिर जाना चाहिए, और यहाँ वाले तो संभव ही नहीं है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? इनको अपने सबसे जोड़े रखता है। या यूं कहें कि किसी बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद कुछ समय पश्चात वो बॉल नीचे आता है, तो वो कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। बिना गुरुत्वाकर्षण बल के भूमि पर कुछ चीज नहीं आ सकती। अगला आता है पेसिबल अप्लाइड फोर्स। जो पेसिबल होता है, ये यूं होता है, अपन यूं कहें कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी कंपोनेंट पे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल होता है, उसको हम कहते हैं पेसिबल। अभी हम देख चुके हैं घर्षण बल, दूसरे नंबर देख चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है पेसिबल। पतंग उड़ाने में लगाया गया बल, दरवाजे को खोलने में लगाया गया बल, और उसके बाद ट्रॉली बैग, किसी को वस्तु को खींचने में जो लगाया जाता बल है उसको कहते हैं पेसिबल। मतलब यूं कह सकते हैं कि शरीर द्वारा, अपने द्वारा जो किया गया कार्य है वो होता है पैसिबल अप्लाइड फोर्स। अपने बॉडी में भी किसी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन का काम चलता है तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आता है पैसिबल। और एक जो बल होता है आवेश के कारण होता है, वो है स्थिर विद्युत बल। जो स्थिर विद्युत बल होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार के कुछ आवेश के कारण एक ऊर्जा क्रिएट उत्पन्न हो जाती है। आवेश के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। कागज के टुकड़े, ऊन, बालू, फर रगड़ने पर प्लास्टिक की ओर आकर्षित हो जाता। आपने बचपन में देखा होगा, कभी कभी हम कंघी को या किसी पेन को ऐसे घिसने के बाद जब हम कागज से के पास रखते हैं तो वो कागज उसकी ओर आकर्षित होता है। मतलब वहां पर कौन सा बल होता है? वहां पर जो बल होता है वो होता है स्थिर विद्युत बल। आगे चलते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल एक प्रकार का असंपर्क वाला बल है। इसमें चुंबक के ध्रुव द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के वाला जो लगाया गया बल है उसको बोलते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल लोहे द्वारा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि सभी वस्तुओं को, सामग्री को अपनी ओर खींचता है। तो मुख्यतः बल कितने प्रकार के होते हैं? 5। अब एग्जाम में जो प्रश्न अलग अलग आता है वो आता है कि भैया ट्रॉली बुक पर खींचने पर कौन सा बल काम करेगा। विकल्प रहेंगे स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गाड़ियां जब किस कारण रुकती है तो इसका उदाहरण आएगा घर्षण बल। घर्षण के बल के द्वारा ही इस पृथ्वी पर बहुत सारे कार्य संभव, जैसे कि हमारा चलना होता है घर्षण बल के द्वारा। अगर घर ये सारी जगह चिकनी होती तो हम सही से चल नहीं पाते, गाड़ियों पर ब्रेक लगता है, ये सब हो संभव है घर्षण बल के बल। आगे आइए अपन और बल को लेकर चर्चा करते हैं। ये जो बल अपन ने देखे उनके एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल, जब कोई वस्तु रखी रहती है तो उस वस्तु के द्वारा उस पर लगाया गया और उसके द्वारा उस पर लगाया गया बल, दोनों ये जो यहाँ पर लगा है इसको बोलते हैं अपन, ये होता है घर्षण बल। ठीक है, ये घर्षण बल, ये जो वस्तु किसी टेबल पर, डेस्क पर रखा है, इसके ऊपर रखा है तो इस वस्तु द्वारा इधर लगाया जाए और अपने द्वारा इधर लगाया गया, इसी कारण ये वस्तु यहाँ पर रखी है, तो ये यहाँ पर घर्षण बल। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स सेप वगैरह टूटने के बाद नीचे ही क्यों आया है, तो ये अपना उदाहरण हो गया है गुरुत्वाकर्षण बल का। उसके बाद अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स मतलब कि पेसिबल यूं कह सकते हैं अपन, ये ट्रॉली बैग को लेके जा रहा है तो ये पेसिबल। स्प्रिंग बल, इस स्प्रिंग को दबाते हैं, कुछ समय पश्चात स्प्रिंग द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो होता है स्प्रिंग बल। आगे बढ़ते हैं। ड्रैग फोर्स, एरोप्लेन के द्वारा जब आगे बढ़ता है तो वायु द्वारा उसके ऊपर एक बल लगाया जाता है, उसको बोलते हैं
ड्रैग फोर्स और नॉर्मल फोर्स मतलब सामान्य घर्षण जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल, उसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया। आगे होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब विद्युत चुंबकीय, ये एन एस दो नोड रहते हैं, उनके द्वारा लगाया गया जो बल होता है, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। और इलेक्ट्रिक फोर्स ये विद्युत बल। इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ बल के अन्य प्रकार देखे। अब और थोड़ा सा आगे अपन चर्चा करते हैं। बल से ब्रिटेन के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं न्यूटन साहब, उनने एक कुछ संबंधित नियम दिए हैं। न्यूटन ने सबसे बड़े ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक हैं न्यूटन साहब, तो न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि प्रिंसिपिया क्या है, तो न्यूटन द्वारा लिखी गई बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में गति के नियमों, लॉ ऑफ मोशंस को प्रतिपादित किया गया। सबसे पहले किस बुक में, तो प्रिंसिपिया बुक में 1687 में। ठीक है। एक अब जो इनने क्या इस पर चर्चा करी गई, ये गति के संबंधित 3 नियम के बारे में विस्तृत चर्चा कर। आइए हम आगे देखते हैं 3 नियम कौन कौन से हैं। न्यूटन की गति के जो 3 नियम हैं, तो उसका पहला नियम है जड़त्व का नियम। जो पहला नियम है वो है जड़त्व का नियम। जो जड़त्व का नियम है, उनने जड़त्व के नियम में बताया है कि कोई भी वस्तु जहां पर रखी है तो वर्षों तक रखी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बल ना लगाया गया हो। मतलब उसकी अवस्था में जो गतिमान में है तो गतिमान में ही रहेगी जब तक कि उस पर अलग से फोर्स अप्लाई ना किया हो। ये होता है जड़त्व का पहला नियम। ठीक है। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उस पर उन्होंने चर्चा करी है संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इनेरिया। अब जो ये है इसको बोलते हैं संवेग का नियम। संवेग का नियम में आगे अपन देखते हैं, उनमें न्यूटन महोदय ने कहा है कि अपने द्वारा लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अब इनको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि प्रत्येक पिंड प्रत्येक पिंड जब जब तक अपनी विराम अवस्था में है अथवा सरल अवस्था में है, एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया। जब कोई व्यक्ति गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा, और विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर अलग से कोई बल ना लगाया गया हो। अब इसके ऊपर अनुप्रयोग दिए जो यहाँ से एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कोई सा भी एक विकल्प देने के बाद पूछते हैं कि ये न्यूटन का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है कि तृतीय नियम, कौन से हैं, इस कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। आइए हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, बस या रेलगाड़ी बस या रेलगाड़ी अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकता है। बिल्कुल ये बात हमने देखी होगी कि जब गाड़ी में बैठे और अचानक आगे बढ़ती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है, या तेज गति से जाती हुई गाड़ी में जैसे ब्रेक लगता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्योंकि निचला बॉडी बॉडी का निचला भाग उसके साथ संपर्क में है तो विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को समय लगता है। तो पहली बात तो ये नियम न्यूटन का पहले नियम का फॉलो करता है अनुसरण। इसमें से प्रश्न आता है कौन सा नियम का, पहला, वृक्ष को हिलाने पर फल गिरते हैं। ठीक है, जब किसी वृक्ष को अचानक हिलाते हैं तो फल गिरने लगते हैं, चूंकि फल वृक्ष को हिलाने पर वो तुरंत गति अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन फल विराम अवस्था में रहते हैं तो वो टूटकर गिरने लगते हैं। अब जो तीसरा उदाहरण है, कंबल पर लकड़ी से मारने पर धूल के कण निकलते हैं। कंबल से लकड़ी को मारते हैं तो धूल के कण निकलते हैं। बिल्कुल स्टिक अगर मारते हैं तो तुरंत धूल के कण निकलते हैं, क्योंकि कंबल गतिशील अवस्था में आ जाता है, वो विराम अवस्था में। उसके बाद हथौड़ी को नीचे की ओर ठोकते हैं। जब किसी हथौड़ी को हम पीछे की ओर ठोकते हैं तो वो उसमें हत्था अपन ऊपर करते हैं तो उसको लगाते हैं, तो ये जो हथौड़ी को नीचे की ओर ठोकते हैं तो वो पीछे की ओर जाता है। मतलब यूं कह सकते हैं अपन हत्था लगाने की जो प्रक्रिया है वो हथौड़े की, ये वाला भी प्रथम नियम का अनुसरण करता है।
कांच पर गोली चलाते हैं तो छेद हो जाता है, जबकि पूरे पत्थर को मारते हैं तो चटक जाता है। अब देखो, जैसे मान के चलो ये कांच है, अगर एक इस पे गोली चली तो ऐसा छिद्र हो जाएगा, लेकिन जब इसके बजाय अगर किसी पत्थर से अगर आपने इसके ऊपर मारा है और पत्थर बड़ा है तो पूरा कांच चटक जाएगा। ये नियम होता है। कौन सा नियम का अनुसरण करता है? न्यूटन का प्रथम नियम। चूंकि कांच तुरंत गतिशील अवस्था में ना आता है, पूरे उसमें फैल जाता है। तो ये 5-6 है, ये याद रखना है। ये आए दिन परीक्षाओं में पूछते हैं कि न्यूटन के कौन से नियम का अनुसरण काम करता है। अब न्यूटन के दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। प्रथम नियम का एक और उदाहरण है, ग्लास के ऊपर रखे गट्टे को अचानक खींचने पर ग्लास ऊपर की ओर, सिक्का ग्लास में गिर जाता है। ये ग्लास है और एक ग्लास पे अगर गत्ता रखा है और इस गत्ते के ऊपर एक कॉइन रखा है, या यूं कहें अपन एक सिक्का है। जब इस गत्ते को अचानक खींचते हैं और जैसे खींचते हैं तो ये सिक्का इसके साथ ना आते हुए ग्लास में गिर जाता है। इसका मतलब ऐसा क्यों होता है? ये न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है, क्योंकि ये गत्ता तो तुरंत गतिशील अवस्था में आ जाता है, लेकिन ये जो सिक्का है ये विराम अवस्था में रहता है। न्यूटन का प्रथम नियम फॉलो करता है। अब न्यूटन के दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। दूसरा नियम, वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। आरोपित बल की दिशा में ही होता है, ठीक है। फोर्स बराबर एम ए, मतलब बल बराबर यहाँ पर एफ बराबर बल, एम बराबर द्रव्यमान, ए बराबर त्वरण। मतलब इसके ऊपर जो त्वरण में परिवर्तन की दर द्रव्यमान और त्वरण में परिवर्तन की दर इसके बल के बराबर होती है। सीधी सी बात है, जब कोई भारी सी वस्तु है और बहुत तेज गति से किसी वस्तु से टकराएगी तो ज्यादा नुकसान होगा, और अगर हल्की वस्तु है और कम गति से है और किसी टकराएगी तो कम नुकसान होगा। कहीं न कहीं ये न्यूटन का दूसरा नियम का अनुसरण करती है, ठीक है। परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में समानुपाती। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच करता है तो क्रिकेट खिलाड़ी कैच करता है तो अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि उसको थोड़ा सा समय मिल जाता है, तो पीछे हाथ खींचने की वजह से उसको चोट नहीं आती या कम लगती। तो ये न्यूटन के कैच लेने से पहले खिलाड़ी द्वारा अपने हाथ को वो पीछे खींचना, ठीक है। ये न्यूटन के दूसरे नियम के अंतर्गत। अब न्यूटन का तीसरा और अंतिम नियम, इसमें क्या कहा है ये उस बात पे चर्चा करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? अनुप्रयोग, बंदूक चलाते समय कंधे को धक्का लगता है। जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है सामने की ओर तो उसके कंधे को हल्का सा धक्का लगता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है जिसके अंतर्गत, अच्छा इसके अंतर्गत और कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? कुएं से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूट जाए तो पीछे की ओर गिरता है। बिल्कुल भैया, स्वाभाविक सी बात है। आए दिन जैसे कि अगर अपन रस्सी खींच रहे हैं, कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, और अगर रस्सी टूट जाए तो जितना बल हमने आगे लगाया था उतना ही बल पीछे लगेगा, व्यक्ति नीचे की ओर गिर जाएगा। अब तीसरा है, जब एक तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे धकेल कर क्रिया करता है तो धकेला हुआ पानी तैराक को अपनी ही प्रतिक्रिया से आगे को धकेलता है। जब हम तैरते हैं तो ऐसे जब हम तैरते हैं तो हमारे द्वारा जो हटाया गया पानी, वो पानी भी हमको उतनी गति से आगे बढ़ाता है। मतलब हमारे द्वारा जितनी ताकत से हमने पानी को धकाया, पानी ने भी हमको उतना ही धकाया, ठीक है। जब हम धरती पर भी चलते हैं तो कड़क जगह पे चलते हैं तो पृथ्वी को धक्का देते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जब बालू रेत में भी इतने अच्छे से नहीं चल पाते हैं क्योंकि वो समान प्रतिक्रिया नहीं हो पाती। नाव से नदी में कूदने पर लगाया गया बल उतना ही बल लगाते हैं जब मान के चलो कि अपन एक ये नाव है, और नाव पे ऊपर कोई व्यक्ति नीचे अगर कूदता है तो जैसे ही नीचे की ओर कूदता है तो पहले इस नाव को नीचे दबाएगा, और जितनी गति से नाव को दबाए उतनी गति से नाव के द्वारा लगाया गया बल। इस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं।
ठीक है, तो ये वाली चीजें हुई अपनी तीसरी चीज। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है भैया? क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि ये जो व्यक्ति है, जितनी द्वारा इसने इस पे लगाया गया बल, उतना ही बल ये वस्तु इसके ऊपर लगा रही। अगर इसका बल इसके बल से, घर्षण बल से ज्यादा होगा तो आगे बढ़ेगी, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल का एक उदाहरण, आगे बंदूक को जब चलाते हैं तो हल्का सा कंधे को झटका लगता है, बिल्कुल ये यहाँ लगाते हैं और पीछे की ओर लगता है। और तीसरा है रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, नाव से व्यक्ति अगर कूदता है तो उसको पीछे की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज गति के नियमों पर चर्चा करी। अगले उसमें कुछ नया कंटेंट साइंस का लेके आएंगे, तो आप लोगों को इस जो मैंने साइंस में पढ़ाया है उस चीज़ पर प्रतियोगिता परीक्षा में आए दिन प्रश्न कहीं ना कहीं आते हैं। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।